अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीधी बात में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान महमूद ख्वाजा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपकी मुलाकात जो है किसी न किसी चेहरे से करवाता रहता हूं, और आज की जो हमारी सीधी बात है उसमें हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपना सियासी सफ़र की शुरुआत कुछ सालों पहले की थी, और आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर हक इंसाफ पार्टी के नाम से एक पार्टी सामने आ रही है जो बाज़ाब्ता तौर से रजिस्टर्ड भी हो रही है। इनके साथ आज हम मज़ीद जो सिनेरियो रहा है, पॉलिटिकल सियासी इशू जो रहे हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर बात करेंगे। बिलाल साहब, आपका खैर मकदम है आज के प्रोग्राम। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, हम शुरुआत करेंगे सियासत, जो आप भी यहाँ उथल पथल है उसमें आएंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो सियासी सफ़र है कैसे शुरू हुआ, और आपने जो हक इंसाफ पार्टी बनाई है वो क्या चीज़ मद्देनज़र रखते हुए आपने वजूद में लाई? देखिए, मैं भी किसी एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरह से गुजर बसर हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि आप जब देखेंगे कि आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके यहाँ रोड्स नहीं है, आपके यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, गर्ज ये कि जो भी जितने भी महकमा जात हैं इनके, वो सारे जो हैं डिफंक्ट जैसे पड़े हुए हों, फिर आपको सोचना पड़ता है क्या सियासत में सही लोग आज तक हैं जो आए, उन्होंने सियासत में जो उनसे उम्मीदें थी लोगों को उस पर वो पूरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, क्या हम अच्छे लोगों को सियासत में भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। तो इसी तरह कुछ 6-7 साल पहले की बात है कि हम भी सोचने लगे कि पॉलिटिकल एक्टिविज़म की तरफ थोड़ा सा हमने रुझान दिया और उस तरफ गए हम। तो उसी सिलसिले में फिर 2 साल पहले हमने एक प्रोसेस शुरू किया कि एक अपनी जमात जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की जो तर्जुमानी करे, उस जमात को जो है हम आगे लाएं। तो इस तरह से हक इंसाफ पार्टी को जो है इसका वजूद आया सामने। हमारे जम्मू से, हमारे कश्मीर से बहुत सारे साथी थे, इसमें हमारे साथ हैं आज भी, और ये उनके आइडियाज़ को लेकर हम आगे चल रहे हैं। इससे पहले मैं एक जमात के साथ था, तो उस जमात को छोड़ने के बाद ही हमने सोचा कि वहाँ पर जो है हमारी चीज़, जो हमारी बात समझ ही नहीं जाती है, इसलिए अपने जम्मू कश्मीर की एक अपनी पार्टी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लास्ट ईयर ही ये 24 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये पार्टी रजिस्टर हो गई है। तो उसके बाद ये उथल पुथल 5 अगस्त के बाद जो हुआ है, उस वजह से ज़्यादा एक्टिविटी करने का ऑन ग्राउंड मौका नहीं मिला हमें। अदरवाइज़ सोशल मीडिया पे हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों में रुझान बहुत ज़्यादा है इसका। बिलाल साहब, हम बात करेंगे 370 और 35A की। 5 अगस्त 2019 को जब ये हुक्म सादर होता है कि इसको 35A और 370 को एब्रोगेट किया गया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये नारा रहा है कि 370 और 35A ख़त्म होने के बाद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं, जितने भी हम किसानों की भी बात करेंगे और बिजनेसमैन के हैं जितने भी हैं, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि 1 साल से ज़ायद हो चुका है, अभी कुछ फ़ायदे की ओर ये चीज़ें जा रही हैं? देखिए, जो 5 अगस्त को एक कदम इन लोगों ने उठाया है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है। 370 या 35A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जम्मू कश्मीर को दिया गया था। इन्हें अच्छी तरह से मालूम है ये महाराजा की स्टेट थी। महाराजा के साथ इन्होंने किन शर्तों पे जो है, तो बेसिकली वो डिफेंस को लेके था, कम्युनिकेशन को लेके था और फॉरेन अफेयर्स को लेके था। तो ये अच्छी तरह से केंद्र जो है दिल्ली जानता है कि इन्होंने किन शर्तों के ऊपर जो है एक्सेशन जम्मू कश्मीर के साथ किया था। और उसके बाद जो हमारी रियासती सरकारें थी, जैसे NC या PDP रही है, इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उस 370 को इरोड किया है। उसे खात्मे तक लाने का उनका सबसे बड़ा हाथ है। अब हाँ, वो कह सकते हैं कि अब कागजी तौर पर एक 370 रह गया था, वो बीजेपी ने आके हटा दिया पूरी तरह से, और लोगों को एक नैरेटिव जो पेश करने की कोशिश की है कि अब सारा हिंदुस्तान एक हो गया है, अब जो पूरे हिंदुस्तान में तरक्की है वो जम्मू कश्मीर में भी होगी। हम ऑलरेडी निस्बतें बेहतर हैं इनकी। अगर देखेंगे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर, अगर आप देखेंगे बाकी स्टेटों का क्या हाल है, या हेल्थ से रिलेटेड बाकी चीज़ों पे आप देखेंगे कि हम कदरे बेहतर उन लोगों से हैं।
उनकी रियासतों से बेहतर हैं। आज 1 साल के अंदर डेवलपमेंट की जहाँ तक बात हो रही है, हमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती है। आज देखिए किसान इनका सड़कों पर तो था ही है, आज देखिए आप स्टूडेंट भी सड़कों पर हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पा रही है। आपने एजुकेशन के साथ जो बुरा हाल किया वो तो देख लिया है। तो बहरहाल मैं ये आपको कहूँगा, डेवलपमेंट का इन लोगों ने झूठ बोला, जॉब्स के लिए इन्होंने झूठ बोला है, और 1 साल के अंदर इन लोगों ने रियासत को पीछे की तरफ लिया, धकेल दिया पीछे की तरफ। हमारी रियासत को भी इन्होंने बिहार और झारखंड बना दिया। जो हमसे नीचे सी थी रियासतें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर जो हमसे नीचे थी रियासतें, उनको हमें उनके बराबर लाकर पहुंचा दिया है। बिलाल साहब, क्या आपको लगता है कि अभी जैसे यहाँ की कुछ हम रीजनल पार्टीज़ की भी बात करेंगे और सेंट्रल पार्टीज़ की भी बात करेंगे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आता है, उस पर रविंदर रैना का रिएक्ट आता है, तो क्या आपको लगता है कि लोगों को अभी भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बनाया जा रहा है। ताकत किन के पास? फारूक अब्दुल्ला साहब के फादर 1947 में सियासत में रहे हैं, तब से रहे हैं, फिर फारूक साहब, फिर उनका बेटा, और इसी तरह की बातें कर कर के कभी पाकिस्तान नवाज। ये फारूक साहब का तो बड़ा, क्या बताऊं मैं, इनकी तारीफ़ करूं उतनी कम है। ये श्रीनगर में एक बयान देते हैं, जम्मू में दूसरा और दिल्ली में तीसरा देते हैं। इनसे ये बईद नहीं है, आप देखेंगे कि ये चाइना की बात करें या पाकिस्तान की बात करें या अमेरिका की बात करें, फारूक साहब बस बोल देते हैं, समझे। उन्हें ये नहीं मालूम होता वो क्या बता रहे हैं, या वो इतने समझदार और चालाक हैं, उन्हें मालूम है कि मैं लोगों को इन अपनी बातों में फंसा सकता हूँ। भजन भी वो गा लेंगे, भारत माता की जय भी वो बहुत ज़ोर से करेंगे, और उसके बाद चाइना का भी वही जिक्र करेंगे। मुझे उस आदमी के कैरेक्टर का तो आज तक समझ नहीं आया कि हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में, जो हमारे जम्मू कश्मीर में इस तरह के ड्रामेबाज, या रविंदर रैना को भी देख लीजिए, वो तो मेरे ख्याल से ही इज़ फॉलोइंग मोदी जी। नहीं, रविंदर रैना वो भी उसी तरह है। मोदी जी बड़ा बड़ा झूठ बोलते हैं, ये उनको फॉलो कर रहे हैं, ये भी झूठ बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे, इनसे आप सवाल पूछिए जुनूब का, ये शुमाल का सवाल, जुनूब का जवाब शुमाल का। बात दिन के बारे में कीजिए, ये जवाब रात के बारे में। उन्होंने एक तो बयान में एक सहाफ़ी से ये भी कहा था कि मैं नेशनल लेवल की बात करता हूं। तो अगर ये लीडर, भारतीय जनता पार्टी के लीडर नेशनल लेवल की बात करेंगे, तो ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात कौन करेगा? यही तो बात है। मैंने कहा ना आपको, मोदी जी के नाम पर ये लोग पावर में आए। लोकल मुद्दों के बारे में इनको पता है सब, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, और इन्हें मालूम है ये लोगों में आज जा नहीं रहे। बीजेपी जो है आज लोगों में नहीं जा रही है। पीछे 1 साल में आपने देखा होगा, फारूक अब्दुल्ला है या महबूबा मुफ्ती है या जितने भी हैं, उमर अब्दुल्ला, लोगों में जाने के लायक ये भी नहीं आज रहे, समझे। इनके पास जवाब नहीं है लोगों को देने के लिए, ये छुपते हैं। अब आप इनसे सवाल कीजिए तो ये जवाबों को भी दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। इसीलिए ये चाइना का नाम बीच में आ रहा है, और एक बोल रहा है तो दूसरा उसका जवाब दे रहा है। अब इस तरह की सियासत का वक्त पूरा हो चुका है। मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, मैं तो इनसे यही दरख्वास्त करूंगा, बस करो अब, और झूठ बोलना छोड़ दो, समझे। आप लोग छोड़िए, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों की बात तो छोड़िए आप, वो आपकी सियासत अभी समझ में नहीं आएगी। तो लेकिन आप कम से कम लोकल लेवल पर जो आपके मसाइल हैं, छोटे पंचायत लेवल के, म्यूनसिपैलिटी लेवल के, इन मसलों को तो सुलझाइए, छोटे छोटे मसलों को तो सुलझाइए। आप बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए और झूठ बोलना छोड़ दीजिए। इनके ऊपर मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। मैं इतना कहूँगा कि लगातार ये लोग जो है गुमराह कर रहे हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो अब ये झूठी सियासत नहीं चलने वाली इनकी। अब ये ड्रामेबाजी, ये ड्रामेबाज है बिल्कुल ओपनली। मुझे ऐसा लगता है कि इनको नाटक करना चाहिए, इनको किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए, इनको सियासत में नहीं होना चाहिए। 25 MLA जम्मू के, मेडिकल कॉलेज की ये हाल, कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए जम्मू मेडिकल कॉलेज की अगर हालत देखी जाए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे, तो इसका जिम्मेवार कौन है? अगर मरकज़ में देखा जाए, ये लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ सरकार नहीं है, लेकिन मरकज़ को अगर देखा जाए, मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम है इस वक्त जम्मू कश्मीर, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ कोविड को मद्देनज़र रखते हुए होना चाहिए था यहाँ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँगा, जम्मू मेडिकल कॉलेज जो है, इसकी हालत का पता हमें बड़ी देर से है, ये कोई नई बात नहीं है। जब इस लेवल का जो है पेंडेमिक जो है इस तरह से जब हमला करता है,
उस वक्त के लिए हम क्या तैयारी करेंगे। हम पेंडेमिक के अलावा भी जो है जम्मू मेडिकल कॉलेज जो है वो अप टू द मार्क तो काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे हालात में आप मुझे बताइए, जब यूनियन टेरिटरी है ये डायरेक्टली जो है सेंटर के कमांड में आता है, सारा कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, बीजेपी है वहाँ पे। आप बोल रहे 25 एमएलए, मैं कहता हूँ और जो 3 एमपी भी जम्मू कश्मीर अर्स्टवाइल स्टेट के समेत लद्दाख से भी है। आप मुझे बताएं, इन लोगों को आपने बोलते हुए सुना है पब्लिक के जो है फलाह के लिए ये दिल्ली से कोई डायलॉग कर पाते हैं? जिस पार्टी में है उस इंटरनल पार्टी की मीटिंग्स में ये बैठकर उनको बता पाते हैं कि हमारे साथ क्या मुद्दे हैं, हमें लोग पिटाई करेंगे, हमें लोग गालियां दे रहे हैं, हमने लोगों को जो है हमने लोगों को परेशान करके रख दिया हुआ है, पिछले 1 साल से ऐसे ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोगों से कंसल्ट आप कर रहे हैं? क्या इनके घर में जनता नहीं जाती होगी? जितने भी आपके 25 एमएलए जीते हुए हैं, क्या इनके घर में जनता जाकर इनको पूछती नहीं भाई आप हम पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? हमने तो आपको ताकत में इसलिए लाया था कि आप हमारे बच्चों को जॉब्स देंगे, आप बेकारी को दूर करेंगे, आप हमारे जो है हॉस्पिटल्स को ठीक करेंगे। नौकरी दूर की बात है सर जी, ये आपको बताऊंगा, ये इन्होंने आपको ऑक्सीजन भी नहीं दी। ये हमें मालूम नहीं था कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि हम हवा को भी तरस जाएंगे, उस हवा को जिस हवा के बगैर हम 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, वो तक ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मेरे एक रिलेशन में एक लेडी थी, वो वहाँ पर, मतलब मैं सीधे क्लियर कट ये बात बताऊंगा, वो वहाँ पे एडमिट रही। वहाँ उन्होंने जो है हमारे रिलेशन में जो बाकी दूसरे थे वो देख रहे थे कि वहाँ 3-3 घंटा ऑक्सीजन जो है ट्रिप कर रही है, यानी मरीज को मिल नहीं पा रही है उतनी। और वो देख रहे थे कि दिन में कितनी कितनी डेड बॉडियां उस वार्ड से बाहर निकलती थी, आईसीयू से, या जो जिन वार्ड्स में वो रखे हुए थे, और कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पर, डॉक्टर्स वहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मुझे बताइए, उन रिलेटिव को जो है बाद में नारायणा शिफ्ट किया गया, 3-4 दिन के बाद वहाँ उनकी डेथ हो गई। वहाँ भी लाखों का बिल बना, बिल बनने के बावजूद भी उसकी जान नहीं बचा पाए। तो यहाँ जो वो 20 दिन दाखिल रही, उसमें उनकी ऐसी हालत जो है ख़राब हो गई। कोई पेशेंट आता है, एक बच्चा था वो छत से गिरा, तो ऐसा जो ट्रॉमेटिक वो होता है उसका इलाज इमीडिएट होना चाहिए, उसको इमीडिएट वहाँ पर फर्स्ट एड मिलनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए, उसका कोविड का टेस्ट होने लगा। इसमें घंटों की लाइफ और डेथ जो है ये मिनटों की बात है, इसमें इतना ही, इट्स मैटर ऑफ मिनट्स और आवर्स। आप उसका टेस्ट करेंगे पहले बच्चे का, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, अरे भाई वो आप बाद में देखते रहिए, पहले उसका ब्लड रोकिए, पहले उसका इमीडिएट इलाज कीजिए आप। तो हर पेशेंट को ये लोग कोविड पॉजिटिव बना देते हैं, लोगों को डेड बॉडीज देने में 10-10 घंटा लगा रहे हैं। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एसओपीज, वो प्रोटोकॉल के तहत उन लोगों का जो है ना वो जलाए जा सकते हैं अच्छी तरीके से, ना उनको घर वाले डेड बॉडी देख पाते हैं। ये लोगों की आम मतलब परेशानी है कि यार कम से कम हमें डेड बॉडी दो। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ आपके सामने कि भाई आप बताइए, ऐसा आपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत जो लोगों को क्यों इस तरह से खराब कर रहे हैं? लोग आज हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं, जो बीमार हो रहे हैं। मेरी मदर खुद बीमार हुई, वो 8 दिन बीमार रही, मैंने उनको घर में ही जो है जितना भी मेडिकेशन डॉक्टर से फ़ोन पे करके तो वो किया, 10 दिन वो बीमार रही, काफ़ी सीरियस भी हो गई, लेकिन हमने उनको हॉस्पिटल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि डर चुके हैं हम। हमने पिछले 8 महीने में देख लिया इन लोगों का हाल कि हॉस्पिटल में ले जाने से ये कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, आप सिर्फ मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े हो जाइए, आप एसएमजीएस के बाहर खड़े हो जाइए, आपको दिन में 20 रिपोर्टें मिलेंगी करने के लिए। आप अब देखिए हाल क्या है इन लोगों का। तो इसलिए मैं कहता हूं कि परेशान है टोटल जनता कि किन लोगों को हमने वोट दिए। इन लोगों को सियासत या सत्ता चलानी तो आती नहीं, ये लोगों से आज ये लोगों के साथ फेस टू फेस आने से भी कतरा रहे हैं, डर रहे हैं ये लोग। मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की एक अहम शख्सियत हैं, लीडर हैं अदिति शर्मा। कल मैं देख रहा था उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी लीडरशिप है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो लोगों ने इनको वोट दिया था, वो जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इनको वोट मिला है, तो अब लोगों ने क्या डिसाइड करना है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए? इस वक्त हम ये स्टेट लैंड की एक्ट की बात करें, वो भी आ चुका है, एक टैक्स और भरना पड़ेगा। अब जम्मू वाले लोगों को कैसे समझना है? देखिए, जिन लेडी का आपने नाम लिया अभी, अदिति शर्मा जी, आई बिलीव
वो शायद बीजेपी में है। जी जी बिल्कुल, हाँ बीजेपी की नेता हैं। उनको लोगों से बात करने की बजाय बेहतर है कि वो अपनी पार्टी के अंदर बात करें, अपनी पार्टी में दिल्ली में जाके बात करें किस तरह की लीडरशिप जो है, उस किस तरह की चेंज वो चाहते हैं। जी। वो तो लोगों ने तो चेंज करना है, उनकी बातों से हो या ना हो, लोगों ने चेंज करना है। हाँ वो फ्रेश चेहरा है, उनको पब्लिक में जाना चाहिए, लेकिन उनको उससे पहले जाके पार्टी हाईकमांड से बात करनी पड़ेगी कि आपके लीडर जो है जम्मू में कैसे फेल हुए। वो जगह खुद भी ले सकती हैं। वो जब आप पब्लिक से बात करते हैं आपको पता चलेगा मुद्दे क्या हैं और क्या किस तरह की चेंज है, उनकी क्या भूमिका है अपनी पार्टी के अंदर, वो उनके इंटरनल मैटर है। लेकिन एज फार एज मैं ये आपको कहूँगा, जितनी भी सियासी जमातें हैं हमारी, चाहे दिल्ली की हैं, चाहे कश्मीर की हैं, जम्मू की हैं, इन सियासी जमातों ने कहीं ना कहीं पावर तो एंजॉय की है, इन्होंने पावर एंजॉय की है। मैं सियासतदान तो हूँ नहीं, ना मुझे सियासी बातें करनी आती, ना मैं वैसा कोई मसला है मेरे साथ। मैं सिर्फ इतना है कि आवाम में से एक जला बुना हुआ एक इंसान हूँ जो इस सिस्टम से तंग आ चुका है, और मैं लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जनता में से लोग लीडरशिप उभर कर आए, फ्रेश लीडरशिप आए, पुरानी नहीं। तो मुझे किसी ने कहा यार फलानी एक एक्स एमएलए रहा हुआ है, वो फिर एक बार हार चुका हुआ है, तो उसको हम आपकी पार्टी में ला रहे हैं। मैंने कहा छोड़िए, वो एक अलग एनवायरनमेंट से आते हैं, तो उससे हम दूर ही रहना चाहते हैं। हम फ्रेश लोगों को, फ्रेश चेहरे, यंग, अच्छे, एनर्जेटिक, डायनामिक लोगों को चाहते हैं कि वो आए, और उनको हम जो है पार्टी की तरफ से, हमारे पास सारी की सारी स्ट्रेटेजी प्लान्ड है। हम अभी सोशल मीडिया पे हैं, हम कल को ग्राउंड में जाएंगे और स्टेज बाय स्टेज इसका काम चलेगा पार्टी का। तो इसलिए हमने जनता में जाना है। अभी कोविड की वजह से हम नहीं चाहते हैं कि जनता को परेशान किया जाए। इस वक्त लोग जो हैं, कोविड एक रियलिटी है, आई टेल यू, क्योंकि लोगों को मैंने एक चीज़ देखी है, लोग सोचते हैं कि शायद ये कोरोना जो है ये कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोविड एक रियलिटी है। हमने देखा लोगों को बीमार होते हुए, हमने देखा लोगों को इसकी वजह से क्या किस किस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, तो डेथ्स जो हो रही हैं बहुत ज़्यादा। मेरे अपने जो जानने पहचानने में काफ़ी लोग, जब शुरू के 4 महीने तो मैंने देखा कि मेरे जान पहचान में किसी को नहीं हुआ पॉजिटिव, तो मैं भी कहता रहा ऐसी बात। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी वजह से जो है कैजुअल्टीज़ हो रही है, हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं ये आपको कहूँगा, ये कोविड किसी तरह से, हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि ये जल्दी इसका जो है ये ख़त्म हो जाए, तो हम लोग फील्ड में आए, जनता में आए, हम बताएं हम किस लिए आए हैं। और मैं एक आम इंसान की तरह हूं, लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। एक छोड़िए जिन लोगों ने पावर एंजॉय की, जितनी पार्टियों ने पावर एंजॉय की, उन लोगों का वक्त अब पूरा हो चुका है। उनकी बातों में मत आइए, क्योंकि उनकी बातों में अगर आप फिर आएंगे तो ये फिर सारा कसूर हमारी जनता का है, इसका कसूर इन लीडर्स का नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आपके पास आएंगे और झूठ बोलते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री से लेकर इस रियासत के मुख्यमंत्री तक आप देख लीजिए, यहाँ तक कि एलजी जो 6-6 महीने 10-10 महीने यहाँ रहे, वो भी झूठ बोल के गए, वो भी बड़े बड़े वादे करके गए। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये वक्त अब ख़त्म हो चुका है इनके झूठ का। अब नए लोगों को सियासत में आना चाहिए। मैं उनको तरीका बताऊंगा कैसे आप लोगों को जो है आगे बढ़ना है। ऐसी कोई बात नहीं है, नए लोगों को आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा, प्रोग्राम शुरू किया गया बैक टू विलेज, ये मलिक साहब के टाइम में स्टार्ट हुआ। पहला फेज हुआ, दूसरा हुआ, अब तीसरा फेज भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो 5 सरपंच चेयरमैन लोग हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें जो है पंचायत का वो नहीं दिए कि हमें हकूक, हम कोई भी काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, बैक टू विलेज से कोई कामयाबी आज होने के इम्कानात हैं? क्या कोई फलाह बहबूद के काम होंगे? सड़कें अब भी वैसी हैं, बिजली वैसी है, पानी वैसा है, तो कोई भी अभी हमें इसमें फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं इससे? ये इनकी एक और योजना थी जो फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई है। वजह यह है, देखिए मैं आपको बताऊंगा, आप पंचायत के इलेक्शन करवा रहे हैं, आपने पंचायत के इलेक्शन 2 साल पहले करवाए, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपने पंचायत को कितने हकूक़ दिए। जो इनके लिए कानून बनाने थे वो कितने आपने उनको वो कानून बनाए। अब तो आप डायरेक्टली बना भी रहे हैं, अब तो आप पूछते नहीं, यहाँ असेंबली नहीं है, तो अब आप खुद यूनिलैटरली अपने आप में जो है जो भी आपका दिल कर रहा है वो आप कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक तो इनके पास हुकूक नहीं है पंचायतों को। दूसरी, आपने ये किया कि बैक टू विलेज 1 किया, 2 किया, और अब 3 भी कर दिया। आपने देखा होगा कहीं पे भी, आपने देखा होगा लोग बायकॉट कर रहे हैं, जनता पब्लिक जो है बायकॉट कर रही। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से, पहले आप मुझे बताएं जब बैक टू विलेज 1 हुआ था उसका
जो इनको करना चाहिए, जो सरकार को करना चाहिए, बैक टू विलेज 2 से पहले उसको उनको ऑडिट करना चाहिए था, समझे, उसको एनालाइज करना चाहिए था कि वो कितना कामयाब हुआ है, और पब्लिक के बीच में उस रिजल्ट को लाना चाहिए था कि बैक टू विलेज 1 जो है वो 80% कामयाब हुआ है या 90% या 50% कामयाब हुआ है। उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ। बैक टू विलेज 2 आपने अनाउंस कर दिया और वो भी आपने कर दिया, फिर भी थोड़ा सा लोगों ने साथ दिया कि चलो क्या पता इस सरकार ने पहले में उनको अभी सीखने का वक्त है। तो बैक टू विलेज तो आउटराइटली लोगों ने रिजेक्ट किया। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आप बैक टू विलेज 4 भी करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे कभी बताएंगे 1, 2 और 3 में क्या हुआ, कितने काम हुए। लोग जो हैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे कंप्लीटली ओपनली डाल रहे हैं कि आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे कोई लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग वहाँ पर आते हैं अपनी मुसीबतों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं। आप बताते क्यों नहीं कि भैया आपने कितनी मुसीबतें लोगों की दूर की है, आपने कितनी कंप्लेंट्स के ऊपर जो है उसको अमल किया है, ये बताने का काम तो आप कीजिए। अब खाली सरपंच बना देने से कुछ नहीं होता है। आप देखिए उनको फंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, आप देखिए आपके अफसरान जो जा रहे हैं वहाँ पर, उनका जो है उनको ऑडिट कीजिए, उनको देखिए कि उन्होंने कितना काम कंप्लीट किया है कि नहीं किया हुआ है। तो इसलिए ये सारी फ्यूटाइल एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो सरकार कर रही है, ये दिखाने के लिए जैसे एक बंदर गुलाटियाँ मारता रहता है ना, ऐसे ये सरकार कर रही है कि दिखा रही है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये इनके नाम दिए हुए हैं बस, बैक टू विलेज या दूसरी तरह की स्कीमों के इन्होंने नाम दिए, अदरवाइज ऑन ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है। जब हक इंसाफ पार्टी आती है मैदान में उतरेगी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हक इंसाफ पार्टी का 370 35A और स्टेटहुड को लेके क्या मानना है, आपका क्या स्टैंड रहेगा? स्टेट हमारी, जैसे हिंदुस्तान रहा है, 550 स्टेट्स यहाँ पर थी, राजा महाराजाओं की स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स जो है ये पुरानी, बहुत पुरानी स्टेट है, इसका तकद्दुस बहाल होना चाहिए। ये आप ऐसे अपने आप में दादागिरी करके आप किसी स्टेट का जो है उसका वजूद कम कर दोगे। यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाई जाती है, आपने स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाई है, वो हमें मालूम है आपने क्यों बनाई है, क्योंकि आप चाहते थे कि आप जिस तरह के कानून यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो आप स्टेट के होते हुए नहीं कर सकते, इसलिए आपने किया। मुझे शिकायत है कि आपने लद्दाख को अलग किया। मोदी जी के बाप दादा ने तो लद्दाख नहीं जीता था, ये हरि सिंह के बाप दादा ने जीता हुआ है, बिल्कुल समझे। इसका हक इनको कैसे बनता है कि ये इस तरीके से लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करें। ये इस तरह का नैरेटिव पेश करते रहे कि लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी चाहता है। आज लद्दाख के पास क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसके पास जो काउंसिल है, जो डेवलपमेंट काउंसिल है, आजकल में उसके इलेक्शन भी होने वाले हैं, वो लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं हमारे पास आज कोई पावर नहीं है, सारी पावर एलजी के पास है। एलजी भी जो है वो नॉन सिटीजन है, नॉन रेजिडेंट ऑफ लद्दाख होता है हमेशा। तो आप मुझे बताइए, 4 एमएलए उनके पास होते थे, वो भी छीन लिया आपने। वो पब्लिक की बात कम से कम असेंबली में करते थे। वो 4 एमएलए से भी हाथ धो बैठे। अपना चीफ मिनिस्टर होता था, कम से कम अपना गवर्नर जो भी है किसी तरह का भी हो, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए आज उनकी सुनवाई कुछ नहीं। आज वो 6 शेड्यूल के लिए, यानी अपने कल्चर को, अपनी जॉब्स को, अपनी लैंड को बचाने के लिए इस वक्त लद्दाखी खड़े हो गए हैं। तो वो परेशान है कि ये क्या गलती हो गई है। जम्मू में देख लीजिए, जम्मू में भी 370 35A के जाने पर ये इन्होंने मीडिया हाइप बनाई है। हकीकत में आपको बताऊंगा, लोग ऐसा नहीं चाहते। आप रेफरेंडम करवा के देख लीजिए, क्या लोग ऐसा चाहते हैं? आप लोगों से पूछ तो सकते थे कि भाई आप चाहते हो ऐसा कि आपकी स्टेट खत्म की जाए, आपका 370 खत्म किया जाए। आज कैसे ये निकल आ रहा है दुनिया के सामने, आज परेशानियां जितनी भी निकल आ रही हैं वो सारी 370 के खत्म होने की वजह से, 35A के खत्म होने की वजह से वजूद को खतरा बना है। किसके वजूद को खतरा बना? आप देखिए यहाँ कितनी एथनिक माइनॉरिटीज रहती हैं। डोगरा, क्या हिंदुस्तान में कहीं और रहते हैं डोगरा? नहीं। क्या कश्मीरी हिंदुस्तान के किसी और हिस्से में रहते हैं? ये माइनॉरिटीज हैं, एथनिक माइनॉरिटीज हैं। आप छोटी छोटी माइनॉरिटीज देखिएगा, भद्रवा, डोडा, बनहाल, रजौरी, पुंछ, कठुआ, आप देखिएगा कश्मीर में भी छोटी छोटी कम्युनिटीज रहती हैं, अपने लैंड के साथ, अपनी कल्चर के साथ, अपनी उनकी डिफरेंट जुबान है। 10 किस्म की जुबान तो लद्दाख में बोली जाती है। मैं कहता हूं कि उनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाएगी? हम लोगों को बदस्तूर डिवाइड किया गया और उस डिवीजन का इन लोगों ने पूरा फ़ायदा उठाया है। आज उसके रिपरकशंस जो हैं, जो उन्होंने लास्ट ईयर हमारे साथ जुल्म किया है 5 अगस्त को, उसके बाद रिपरकशंस आज निकलने शुरू हो चुके हैं। आज नज़र आने लगा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो खाली स्टेटहुड से नहीं, जब तक यहाँ की
जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, तमाम, ये कश्मीरी भी माइनॉरिटी है एक तरह से, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान के दृश्य में देखेंगे ना तो डोगरा भी माइनॉरिटी है, गुज्जर और बकरवाल भी माइनॉरिटी है, पहाड़ी भी माइनॉरिटी है, सभी लोग माइनॉरिटी है स्टेट में। इनकी आबादी कुछ लाखों में है। तो इनको अपना वजूद बचाने के लिए सबको मिलकर इकट्ठे आना पड़ेगा। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ जाकर कभी भी अपना कोई मकसद हासिल नहीं कर सकते हैं। ये 370 और 35A के लिए हम वैसे ही मतलब कहते हैं वो दृढ़ संकल्प हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे वजूद को जो है बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ही मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। स्टेट के अलावा जो है 370 या 35 से मैं दुआ करता हूँ खुदा से कि सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह से इसके ऊपर एक सही तरीके का फैसला लिया जाए। उसमें केस है, तो लेट अस सी क्या होता है। नाज़रीन, मैं बात करूंगा, पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इस वक्त हर चीज़ की स्टडी करना मुश्किल नहीं, आसान, बहुत आसान है। आप खुद इस सियासत को समझ सकते हैं कि सियासी लोग जो है कैसे कैसे हथकंडे अपना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो खान साहब, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने सीधी बात में अपना वक्त दिया। खान साहब ने अपनी बात जो है बाकी से रखी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो इनका इनिशिएटिव है वो पब्लिक के कहीं ना कहीं काम आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।